Hello, brothers and sisters. How are you? I think that you are fine. And today we are going to study class 10th physics electricity part 2 or beta series. Let's see. Subject physics. Chapter number 2. Chapter का name इलेक्ट्रिसिटी। और कौन सा सीरीज या कौन सा पार्ट है? पार्ट 2 बीटा सीरीज। इसके पहले वाला अगर आप पार्ट 1 या अल्फा सीरीज नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए, क्योंकि आप चैप्टर हमें लगता है अगर पढ़ते होंगे तो सीरियल वाइज में पढ़ते होंगे, इसीलिए सीरियल वाइज में पढ़ेंगे तो समझ में भी आता है। अगर आप पहले का पढ़े होंगे तभी आगे आपका समझ में आएगा आपको सेकंड पार्ट, और अगर ना पढ़े हो तो जाके पढ़ लीजिए। पार्ट 2 इलेक्ट्रिसिटी नाम से सर्च कर लीजिए। और जी हाँ, मैं नवनीत उपाध्याय और आप देख रहे हैं टाइगर्स एजुकेशन। टाइगर्स एजुकेशन सर्च कर लीजिए, पार्ट 1 का मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का आपका। चलिए आज आते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आज पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? लॉ है, क्या है पता है आप लोग को? पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, नहीं तो मैं आगे बता ही रहा हूँ, और पता है तो आपके लिए भी अच्छा है। क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing from the conductor, temperature constant and the current flowing from the conductor is directly proportional to radial process। ये क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं और किसी भी कंडक्टर में से आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो जो उसका पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स दैट कि आई को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक तरह से लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में करंट का आई होता है। इस ओम्स लॉ को न्यूमेरिकली लिखते हैं, क्या होगा? आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीडी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को वी लिखते हैं। वी आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर जैसे 2 इज इक्वल टू 2 है, या हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू x भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर यहाँ पे इक्वल लाएंगे। इक्वल लाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट रखना होगा इस साइड, LHS के साइड, एक तरह से राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ पे रख देते हैं कांस्टेंट v इज इक्वल टू आई आर, या फिर इज इक्वल टू आर आई लिख सकते हैं। आर के बारे में भी मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, इधर इस साइड। आर क्या है? आर इज कांस्टेंट। आर इज कांस्टेंट। आर कांस्टेंट है, नोन एज रेजिस्टेंस। आर एक कांस्टेंट है जो कि उसका नाम क्या है? रेजिस्टेंट। अब यहाँ पे v इज इक्वल टू आई आर है, तो और भी तो फॉर्मूला बनेगा, आई का भी बनेगा, आर का भी बनेगा, वो भी फॉर्मूला बना लेते हैं। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया। ये मान लीजिए फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला,
तीन फॉर्मूला, अगर तीन टर्म्स है तो तीन फॉर्मूला बनेगा। थर्ड v का बन गया, i का बन गया, बचा r, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, r को इधर रहने देते हैं, r इज इक्वल टू v बाई आई। ये हो गया थर्ड फॉर्मूला। अब यहाँ से समझते हैं, एक तरह से देखिए जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी देखिए रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, और यहाँ करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, दोनों एक ही बात है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर वोल्ट को हम 1 मान ले तो आई इक्वल टू 1/R हो जाएगा कि नहीं। जैसे अगर हम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज के उसमें देखते हैं, अगर हम आई को डबल करते हैं, जैसे आई को हम डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव जाएगा उसके, यहाँ पे है ना I इज इक्वल टू 1/R, I इज इक्वल टू 1/R, तो I की वैल्यू दी है 2, मैंने डबल किया है, R कितना हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर, R इज इक्वल टू हाफ। समझ गए। अब इससे क्या निकलता है कि अगर हम लोग करंट को डबल किए तो जो रेजिस्टेंस है उसका वो हाफ हो जाएगा, और अगर हम लोग करंट को हाफ कर दे तो क्या होगा भैया, जैसे यहाँ पे हम लोग करंट की जगह लिख देते 1/2 इज इक्वल्स टू 1/R। पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट माने, कोई 1 मान ले चाहे 2 मान ले, कोई भी मान ले, कांस्टेंट माने हैं, वैसे 1 मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए R क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे R 1 से R हो जाएगा, 2 1 से 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स। मतलब कि अगर हम लोग करंट को हाफ किए तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो गया, और अगर करंट को 2 टाइम्स किए तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। तो उल्टा चक्कर है भैया, चक्कर तो रहेगा ही। चलो देख लिए, इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो आराम से। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है, हम लोग रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे पूरा। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, क्या है रेजिस्टेंस, क्या है रेजिस्टेंस, क्या है रेजिस्टेंस, क्या है। आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम बता रहे हैं उसको। चलिए उसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इसलिए कि इतना जगह खाली है, थोड़ा इधर लिखेंगे तो लगेगा कि नहीं। चलिए देखिए, हम रेजिस्टेंस को लेस कर दिया, अब थोड़ा सा इधर लिखते हैं, इधर, अरे ये चलो भाई, रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस। पता है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है बताना। और ध्यान रखना, जितना भी बता रहा हूँ सब पूछूंगा, सब पूछूंगा, इसलिए केयरफुली पढ़ो, तुरंत पूछूंगा, आ रहा है तुरंत कमेंट में लिख के बता देना। रेजिस्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर due to which it opposes the flow of current is called resistivity। रेजिस्टिविटी कहाँ से आएगा, रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस। कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जो कि करंट के फ्लो को अपोज कर दे, माने कि करंट के फ्लो को फॉलो ना करे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वो करंट के डायरेक्शन को फॉलो ना करे, वो उसको अपोज करे, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं।
इसका भी एक देख लेते हैं एसआई यूनिट क्या है। इसका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इज ओम। इसका सिंबल क्या है ओम का, ये आया कहाँ से है, ओमेगा से, इट कम फ्रॉम ओमेगा। अब रेजिस्टेंस का इसके पीछे हम लोग इरेज करने से पहले जो ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था क्या था देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला इस फॉर्मूला का आर इज इक्वल टू क्या है, वी बाई आई। और ध्यान रखिएगा आप पार्ट 1 जब देखेंगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का फॉर्मूला अलग था, और ओम्स के अगर माफी तब चलेंगे तो उसमें उसका अलग है। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, अगर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस और करंट दिया है, आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और अगर क्वेश्चन में वर्क डन और उसके बाद चार्ज दिया है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप पिछले वाला जो पार्ट 1 में मैं बताया था वो वाला फार्मूला बताएंगे, लगाएंगे उसमें। और अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग इस रेजिस्टेंस पे कुछ सवाल लगाएंगे। इसको इरेज कर देते हैं, इसलिए तगड़ा सवाल लाऊंगा एकदम कॉपी पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अभी सिंपल लगवाएंगे, जब आएंगे एकदम रेस पे तब सुनना, तो एकदम पेन कॉपी लेकर बैठना है और दिमाग एकदम चीता से भी तेज दौड़ाना है। अब हम लोग देखते हैं क्या, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। इन अ सिंपल सर्किट, in a simple circuit, क्या है सिंपल सर्किट भैया, 0.5 एम्पियर करंट is flowing with 0.5 volt battery, with 0.5 volt battery. Find its resistance. इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। पहले गिवन क्या है, गिवन है I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। आई क्या है, 0.5 एम्पियर के इक्वल है, करंट गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, V इज इक्वल टू, आप अगर पिछला वीडियो देखे होंगे, मेरा पिछला पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस का भी जो सिंबल है शॉर्ट में वो V है, और करंट का भी जो है वो V है। करंट नहीं, उसके जो एसआई यूनिट है वोल्ट का भी V है। तो मैंने बताया था समझोगे कैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस है और ये वोल्ट है। इसको समझने के लिए इसको मैंने सीधा किया था और इसको थोड़ा सा कर्व कर दिया था। देखिए यहाँ पे मैंने इसको समझा दिया, शॉर्ट में समझाया, वीडियो देख लेना एकदम क्लियर हो जाएगा। और जरूरी भी आप लोग के लिए, अगर वो नहीं देखेंगे तो ये सब पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या इसमें हो रहा है। इसको थोड़ा बेंड कर लेते हैं, यहाँ पे भी जो 24 वोल्ट है इसको थोड़ा बेंड कर लेते हैं। अब ये कितना दिया है, 24 बेंड वोल्ट। अब निकालना क्या हम लोग को, रेजिस्टेंस निकालना है। आर इक्वल टू क्वेश्चन का, तो इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। आर इक्वल टू क्या है, वी बाई आई। वी कितना गिवन है, 24 वोल्ट, 24 वोल्ट अपॉन 0.5 एम्पियर। काटो इसको काटो, काटो भैया काटो, इसको काटो। इसमें क्या काटोगे, ये कितना आ जाएगा। अच्छा चलो ऐसा करना समझ में आता हो तो इसमें 10 से 2 कर दो, एकदम सिंपल हो जाएगा। इसमें कर दो, वैसे तो आ रहा होगा लेकिन हम एकदम 6-7 के बच्चों की तरह समझा। क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा अपॉन
0.5 को 10 से इंटू करो कितना आएगा 5 आएगा, और 5 से डिवाइड करो 5 से डिवाइड करो। चलो हम बच्चे यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 240 डिवाइड बाई 5, ये 4 टाइम में आ गया 24, हम 8 यहाँ पे आ गया 8 आ गया 40, ये कट गया, कितना आया 48, कितना आया बाबू 48, ये कितना हो जाएगा 48, इसका ऐसा यूनिट क्या है ओम, यहाँ पे कर लेते हैं ओम, या फिर इसको हम ओम न लिख कर ऐसे करके, जब सबका हम लोग ऐसा यूनिट लिखे वोल्ट लिखे एम्पीयर लिखे तो इसको भी लिख देते हैं ओम, वर्ड में न लिख कर सिंबल में ओम को लिख देते हैं। चलिए रेजिस्टेंस का तो ये खत्म हो गया, तो हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कि वो ज्यादा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो तेज चलने लगेगा, वो धीरे हो जाएगा, ऐसे वैसे। यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस of the conductor। इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है उसका लेंथ, रेजिस्टेंस का लेंथ, माने कंडक्टर का लेंथ। जो आप लोग ये जान लीजिए कि जो लेंथ है कंडक्टर का वो उसके रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके आर के। इट मींस दैट कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कि अगर हम लोग लेंथ को बढ़ाएंगे तो उसका आर भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही, और अगर आर को बढ़ाएंगे तो उसका लेंथ बढ़ेगा ऑटोमेटिक। अगर उल्टा तो हो ही सकता है भाई। चलिए ये हो गया एक तरह से, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। सेकंड टॉपिक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का एरिया बताओ, ये क्या भैया, इसका क्या इफेक्ट है रेजिस्टेंस। इसका इफेक्ट ये है कि ये रेजिस्टेंस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। A इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R लिख सकते हैं, या फिर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A लिख सकते हैं। इट मींस दैट कि अगर आप एरिया को अगर आप बढ़ाएं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाएं तो एरिया कम हो जाएगा। जैसे अगर एरिया को हम ले लिए 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, तो मैं समझाया हूँ अभी ओम्स लॉ वाले में, रेजिस्टेंस और करंट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लिख लिया जाए, तो जो रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस को यहाँ से मान लेते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग कर देते हैं 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स कर देते हैं, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये इधर चल जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4, मींस कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/4 हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका 1/4 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्लियर हो गया, यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, चाहे इसको नोट करिए चाहे इसको, मान लीजिए दोनों भी। ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे थर्ड वन में आएगा, क्या है थर्ड, टेम्परेचर नहीं, उसका नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर ये क्या है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। इट मींस कि जो नेचर है एन है मटेरियल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके रेजिस्टेंस की। इसका मतलब कि अगर तुम अच्छा नेचर का कंडक्टर लाओगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, खराब लाओगे या लो लाओगे थोड़ा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा।
और अगले टॉपिक पे आते हैं, चौथे पे, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया। अरे भैया, ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को छोड़ के इसका तीनों का तीनों जो है फैक्टर है, तीनों तो उसके एक तरह से उसके ही अफेयर में जा रहा है, उसके ही तरफ तो है कि अगर तुम बढ़ोगे भैया तो हम भी बढ़ेंगे, या हम बढ़ेंगे तो तुम भी बढ़ोगे, मेरे साथ साथ रहना। यही करा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तब ये सब कह रहे हैं कि चलो उसी के साथ, लेकिन ये करा नहीं, मैं नहीं रहूंगा। बोले चलो भाई, चलो देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर में टी भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। इसका मतलब अगर, और ये सिर्फ प्योर मेटल पे ही टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। अगर आप एलॉयज ले लिए, मीन्स की द मिक्सचर ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, और एलॉयज आर आल्सो कॉल्ड सेमी मेटल, तो वो क्या उस पे इस टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्योर मेटल पे पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में प्योर मेटल, प्योर मेटल हो गया। अब चलिए, अब ये जो चारों फैक्टर है ना, इसको आप मान लीजिए, ये जो दोनों फैक्टर है, इसी से मैं एक नया कांस्टेंट लाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। इस दोनों फैक्टर को नोट किए ना, नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे मानिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। R इज, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L/A। L/A हो गया। अब इस इनवर्सली को हटाने के लिए कोई भी कांस्टेंट तो लगाना ही होगा। जो कांस्टेंट वहां पे लगेगा उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। देखते हैं, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। अब इनवर्सली का जो, या ये जो साइन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये अब नहीं रहेगा। इसलिए इसको हटाकर हम लोग इक्वल लाए हैं, और इसको हटाने के बाद कुछ ना कुछ इसमें ऐड जरूर करना है। इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A। ये क्या है? ये रेजिस्टिविटी का सिंबल है। यहाँ पे ले लेते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंबल जो क्या है, रो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रो। इसको रो भी कहते हैं। ये हो गया। अब इसी यहाँ पे तुरंत हम लोग जब देखिए इतने टर्म्स हैं, सबका फॉर्मूला बन सकता है, तो हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग एक बार रो का निकालते हैं, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे इनटू हो जाएगा, ये इसको डिवाइड कर देगा, ये इसका फॉर्मूला है। मीन्स की रो इज इक्वल्स टू ये इंटू R इंटू A बाई L जो डिवाइड, ये इसका फॉर्मूला है। चलिए, एक नया कांस्टेंट डिराइव हो गया। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? अब देखिए, रेजिस्टिविटी हम लोग पढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी लिख लीजिए, रेजिस्टिविटी लिख लेते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है? द इलेक्ट्रिकल resistivity, the electrical resistivity, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ध्यान देना। ध्यान दिए तो तुरंत कमेंट में लिख कर बता दीजिए, और अगर बाद में ध्यान दिए अच्छी बात है। थोड़ा कंसंट्रेशन अपना तेज करो, कंपटीशन करने की कोशिश करो अपने बड़े भाई से। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी of a material that measures how strongly it resists electric current। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मटेरियल का जो मेजर करता है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना स्ट्रांग है। या एक तरह से कह सकते हैं, इसको छोड़िए, एक दूसरा हम लोग उसके कैसे रेजिस्टिविटी उत्पन्न कैसे हुआ उससे बना लेते हैं। रेजिस्टिविटी आया है, इसे लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ
एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये भी इसका एक डेफिनेशन हो सकता है। और अगर आपको कोई भी डेफिनेशन ना आए, सबसे मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डेफिनेशन ना आए तो उसके फॉर्मूले से आप क्या कहा जाता है, निकाल सकते हैं उसका डेफिनेशन। जैसे आप लिख लीजिए पावर, तो P इज इक्वल टू W बाई टी, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। तो पावर इज डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिकल वर्क डन या वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या है, P इज इक्वल टू W बाई टी है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। वर्क कितना डन हुआ पर यूनिट टाइम अपॉन टाइम, उसी को पावर कहते हैं। ये जिसके डिफिनेशन से ही आया है इसका फॉर्मूला, वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर इसमें आपको नहीं समझ आ रहा है तो उसका एक वीडियो बना दूंगा। सबसे सिंपल ट्रिक, किसी भी अगर कोई भी वो है, एक तरह से कह सकते हैं क्वांटिटी, तो उसका डिफिनेशन कैसे हम लोग निकालें, सबसे सिंपल ट्रिक। अगर आपको डिफिनेशन नहीं याद है तो ये वाला भी बता दूंगा, उसमें फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। चलिए, अब रेसिप्रोसिटी फॉर्मूला क्या है, इसका ऐसा यूनिट जान लेते हैं। ऐसा यूनिट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा यूनिट कैसे निकलेगा, जो उसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू क्या, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, रो इज इक्वल टू क्या, आर इंटू एल बाई ए। इसमें क्या है, इसका हम लोग को निकालना है ऐसा यूनिट। रेजिस्टेंस का क्या है, ओम, एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर, इसका क्या है, मीटर। एक मीटर से कट जाएगा, बचा 1 मीटर, ओम मीटर, इसका आ गया ऐसा यूनिट। सबसे सिंपल, इसका ऐसा यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर। इसको लिख सकते हैं ओम मीटर, ऐसे शॉर्ट ओम मीटर। इसका फॉर्मूला हो गया, इसका वो हो गया। तो हम लोग इस पे एक सवाल कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया, अब इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ इतना, पहले गिवन क्या क्या है, L इज इक्वल टू 2m गिवन है, रेजिस्टेंस कितना गिवन है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 2 ओम। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है, 1.7 into 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं। अब निकालना क्या हम लोग का, रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग मान लेते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है, निकालना है रेजिस्टिविटी। जैसे अगर आ रहा है लिखूंगा तो कंफ्यूज होगा कि ये रेजिस्टिविटी गिवन है कि रेजिस्टेंस गिवन है, या रेजिस्टेंस निकालना है कि रेजिस्टिविटी निकालना है। अब थोड़ा सोच लीजिए, देख भी लीजिए, थोड़ा पानी वानी पी लें। अब थोड़ा एनर्जी आ गया। आई होप आप लोग अच्छे से देख भी लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे, और कुछ लोग जिनको आ रहा होगा वो कर भी चुके होंगे। लेकिन क्या करें, सब तो एक बराबर रहेंगे नहीं, कुछ करके बैठे होंगे, कुछ नहीं करे होंगे। तो जो नहीं किए हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ, और जो कर लिए उनके लिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल डन। रेजिस्टिविटी निकालना है। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे रेजिस्टिविटी देखते हैं। रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, रेजिस्टिविटी फॉर्मूला क्या है, R इंटू ए बाई एल। R क्या है, 2 इंटू 10 to the power minus 2 ओम इंटू क्या है, 1.7 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है। आप लोग को लग रहा होगा कि सर को लगता है सर ये क्यों सिंपल बार बार लगवा रहे हैं, क्यों एकदम हार्ड क्वेश्चन को न जा रहे हैं। तुम लोग का तो क्लास उस दिन लगाऊंगा जिस दिन सिर्फ न्यूमेरिकल का वीडियो रहेगा, और उस दिन दूसरे सर आएंगे। लीजिए भैया, आपने बोला कि सर नहीं बोलेंगे, अब आप सर बोले हैं, चलो भाई सर नहीं भैया, दूसरे भैया आएंगे, वो नाम आज मैं नहीं दूंगा, कल बताऊंगा। कल नहीं, कल का मतलब कि जो दूसरा वीडियो आएगा तब। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी हो गया अपॉन एल, 2 मीटर। ये 2 से कैंसिल, बचा कितना, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 6। आप लोग एक्सपोनेंट मैथ में पढ़े होंगे कि अगर 10 अगर नीचे को कोफिशिएंट है तो उसका पावर जो है ऐड हो जाता है।
तो कोएफिशिएंट 10 10 है, इसका पावर -2 -6 ऐड कर दीजिए, -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ओम मीटर इसका आ गया 1.7 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। चलिए देखिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी आ गया, तो इसको हम लिख देते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर आ गया। और देखिए ये जो आंसर है ये हमारे इस बीटा सीरीज का सबसे लास्ट आंसर है। मीन्स कि ये जो पार्ट 2 या बीटा सीरीज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। और उसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा एकदम क्लियर कर देंगे, समझ रहे हैं। और पहला पार्ट आई रिक्वेस्ट टू यू दैट फर्स्ट सीइंग पार्ट 2 यू विल सी पार्ट 1। पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा, और पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो पार्ट 3 नहीं समझ में आएगा। जो कौन सा सीरीज होगा, पहला अल्फा सीरीज, दूसरा बीटा सीरीज, थर्ड कौन सा होगा आप गेस करिए। अब कल मैं उसको बताऊंगा, कल क्या अगले वीडियो में बताऊंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और उसके बाद इसको शेयर करिएगा वीडियो को। चलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बाय टू ऑल ऑफ यू।